नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख 8 मई। डिग आउट सक्षम में आपका स्वागत है। आज एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस काल में सभी स्वस्थ होंगे, हमारी कहानियां सुन रहे होंगे और सुनते रहेंगे। इसी तरह से हमारी कहानियों को आप प्यार देते रहेंगे। आज की जो हमारी कहानी है ये निठारी कांड के ऊपर है। तो निठारी कांड ऐसा क्यों, ये आपको जब कहानी आप आगे कंटिन्यू पूरी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। इस कहानी के थ्रू आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे आदमखोर, ऐसे ऐसे क्राइम, ऐसे ऐसे जुर्म, ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं जिनके बारे में ना हमने कभी सोचा, ना पढ़ा, ना हम कभी सोच सकते। तो ऐसे ही आज की हमारी ये कहानी है। आज की हमारी कहानी दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 31 में एक गांव निठारी से शुरू होती है। जनवरी 2006 में दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 31 में एक गांव होता है निठारी, और उस निठारी गांव में जनवरी 2006 में अचानक बच्चों के गायब होने की खबर मिलती है। बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू होता है। एक बच्चा गायब होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और ऐसे ये डिजिट्स बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों के जो परिवार वाले थे, जो पेरेंट्स थे, वो निठारी पुलिस चौकी पहुंचते हैं। पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। और पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, कुछ लापरवाही भी करती है और बच्चे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे ही काफ़ी तादाद में बच्चे गायब हो गए। फिर 7 मई 2006 एक पायल नाम की लड़की रिक्शा से निठारी गांव पहुंचती है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात थी, जब जो लोग पुलिस चौकी में शिकायत करते थे कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो सभी लोगों का ये कहना था कि जो बच्चे हैं वो निठारी के अंदर एक कोठी नंबर D5 के सामने से गायब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सस्पेंस था कि मतलब आखिरी बार सभी बच्चे वहीं पर देखे गए, उसके बाद सब गायब हो रहे हैं। तो आखिर इस कोठी नंबर D5 का राज क्या है। अब आता है 7 मई 2006। पायल नाम की एक लड़की रिक्शा के थ्रू पहुंचती है निठारी गांव में। कोठी नंबर D5 के सामने रिक्शा रुकता है। पायल रिक्शा वाले से बोलती कि भैया आप रुको, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आऊंगी, फिर आपको आपका किराया दे दूंगी। इसके बाद पायल कोठी के अंदर एंटर करती है D5। रिक्शा वाला बाहर इंतजार करता है क्योंकि उसको अपना किराया भी चाहिए था। 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, लेकिन लड़की बाहर नहीं आई। तब रिक्शा वाला उठता है, D5 कोठी के गेट के पास पहुंचता है और बैल बजाता है। तो अंदर से एक आदमी बाहर आता है और रिक्शा वाला उससे बोलता है कि अभी भी एक लड़की अंदर गई थी और वो ये कह के गई थी कि वो जब बाहर आएगी तब उसका किराया उसको वापस लौटाएगी, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई है। तो आदमी बोलता है कि जो लड़की अंदर आई थी वो जा चुकी है। तो रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, मैं गेट के सामने काफ़ी देर से खड़ा हूँ, मेरे सामने तो अभी तक कोई लड़की गई नहीं है, कोठी के अंदर से बाहर ही नहीं आई है। तो जो आदमी है वो कहता है कि नहीं, वो जा चुकी है और तुम भी जाओ यहाँ से। तो रिक्शा वाले को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो पायल जो लड़की थी, इसका जो फादर था उसका नाम था नंदलाल। तो नंदलाल पुलिस चौकी पहुंचता है, निठारी चौकी में पहुंचता है, शिकायत दर्ज करवाता है कि उसकी एक लड़की, और हाँ, जो पायल थी ये बाकी जो बच्चे गायब हुए थे उनसे उम्र में भी थोड़ी बड़ी थी, 14-15 साल की लड़की थी। तो नंदलाल पुलिस चौकी में पहुंचता है, निठारी पुलिस चौकी में, और पुलिस को बताता है कि उसकी एक 14-15 साल की लड़की पायल निठारी गाँव में गई थी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। तो पुलिस का वही अपना रूटीन, पुलिस मामला दर्ज करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने में फिर वही लापरवाही। तो जो नंदलाल था ये बाकी पेरेंट्स की तरह चुप नहीं बैठा। फिर नंदलाल ने एक वकील हायर किया, फिर इसके थ्रू कोर्ट में गया। कोर्ट में जाके उसने जज साहब को बताया कि उनकी एक 14-15 साल की लड़की है और वो निठारी गांव से गायब हो गई। और फिर उसने और भी काफ़ी चीज़ें बताई कि पहले भी बहुत सारे बच्चे इस गांव से गायब हुए हैं। तो जज जो है इसको सीरियसली लेता है और फिर जज जो कोर्ट होता है वो पुलिस को आदेश देती है कि इंक्वायरी करें।
अब जब इंक्वायरी करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि जो ये कोठी है D5, ये मनिंदर सिंह पंढेर नाम के एक बिजनेसमैन की है। मनिंदर सिंह पंढेर पंजाब का बेसिकली रहने वाला था। मनिंदर सिंह पंढेर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कनाडा, यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, मतलब इसके बिजनेस चलते थे। और इस कोठी के अंदर उसका एक नौकर रहता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र कोहली। तो एक कोठी सुरेंद्र कोहली के हवाले थी। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करती है। हालांकि बड़ा आदमी, रुतबे वाला आदमी, पैसों वाला आदमी, तो पुलिस की कार्यवाही के अंदर भी अड़चने आती हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि जो पंढेर है, इस कोठी का जो मालिक है मनिंदर सिंह पंढेर, ये थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी है और ये कभी कभार ही अपनी कोठी में आता है। बल्कि इसकी जो फैमिली है मनिंदर सिंह पंढेर की, वो पंजाब में रहती है। इसकी बीवी, इसके बच्चे और इसकी सारी फैमिली पंजाब में है और ये कभी कभार इस कोठी के अंदर आता है। काफ़ी जब दबाव बढ़ता है, मीडिया का दबाव बढ़ता है, जब पब्लिक का दबाव बढ़ता है, तो फिर आखिर 30 दिसंबर को नोएडा पुलिस पहली बार इस कोठी में पहुंचती है। और इस कोठी में जो पहुंचती है तो इन्वेस्टिगेट करती है, तो कोठी में ऐसा कुछ पुलिस को मिलता नहीं है। फिर हालांकि तब तक मीडिया की वैन आ गई थी, खड़ी हो गई थी। भाई हिंदुस्तान में ये खबर थोड़ी सी आग की तरह थी। 23 दिसंबर को पुलिस पहली बार कोठी में घुसती है। पुलिस को वहाँ से कुछ मिलता नहीं है, पुलिस खाली हाथ वापस लौटती है। लेकिन 31 दिसंबर को वहीं का एक लोकल आदमी इस कोठी के अंदर घुसता है, क्योंकि लोगों की फिर हिम्मत बढ़ गई। जब पुलिस इस कोठी के अंदर घुसी तो फिर लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई कि चलो हम भी देखते हैं अंदर ऐसा क्या है। तो 31 दिसंबर को एक आदमी अंदर घुसता है और वो कोठी के पीछे की तरफ जाता है, अपना दिमाग लगाता है और वो फिर उस कोठी के पीछे बाकायदा एक गंदा नाला जो होता है वो बह रहा होता है वहाँ से। तो वो जो बंदा 31 दिसंबर को उस कोठी में घुसता है वो पीछे की तरफ जाता है और फिर उस नाले के अंदर देखता है। तो उस नाले के अंदर काले रंग की काफ़ी सारी पॉलीथीन मिलती हैं जो कि बंधी हुई थी। तो फिर वो वहीं पे एक फ़ोन करता है। फिर वहाँ से एक बीट जो अफसर होता है, पुलिस वाला, वो पहुँचता है। तो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, तुम इस पॉलीथीन को बाहर निकालो। फिर वो बंदा उस पॉलीथीन को बाहर निकालता है। जब उस पॉलीथीन को खोलते हैं तो उसमें एक मतलब कटा हुआ पैर निकलता है। तो ये देख के पुलिस की भी हवा टाइट हो जाती है, उस आदमी की भी हवा टाइट हो जाती है। फिर वो चौकी में फ़ोन करता है, फिर पुलिस आती है और फिर ऐसे कर करके तकरीबन वहाँ से 17 से 18 पॉलीथीन मिली थी पुलिस को। तब तक ये मामला मीडिया में पहुंच गया, खबर वायरल हो गई, मीडिया की गाड़ियां पहुंच गई और फिर एक एक करके सभी थैलियों को बाहर निकाला गया। तो कहते हैं कि तकरीबन 17 सर मिले थे उन थैलियों में। गर्दन के ऊपर का हिस्सा 17 सर उन थैलियों में मिले थे बच्चों के। फिर पुलिस थोड़ा मामले को सीरियसली लेती है और 1 जनवरी 2007 को पुलिस कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को उठाती है, उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को उठाती है और फिर उनसे पूछताछ करती है। अच्छा, इसी पूछताछ के दौरान 1 जनवरी 2007 को पुलिस दोबारा से उस कोठी में पहुंचती है और फिर कोठी में उसको एक मोबाइल मिलता है और फिर पता चलता है कि ये मोबाइल उसी लड़की पायल का था जो जिस दिन इस कोठी में आई थी और फिर वापस बाहर नहीं गई। तो 1 जनवरी 2007 को फिर उसी दिन पुलिस कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को उठाती है, इंक्वायरी करती है। सुरेंद्र कोहली को अलग रूम में बिठाया जाता है और उसके कोठी का जो मालिक है पंढेर, उसको अलग रूम में बिठाया जाता है। और फिर कोहली से पूछताछ होती है और पंढेर से पूछताछ होती है। तो लेकिन सबसे पहले पंढेर टूटता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। पंढेर शुरुआत करता है बोलने की और पंढेर ये बताता है कि वो कभी कभार इस कोठी में वापस आता था। उसका जो नौकर है सुरेंद्र कोहली, वो इस कोठी को संभालता था। एक रात पंढेर बोलता है कि थोड़ा यास किस्म का वो था। तो एक रात जब वो अपनी कोठी में वापस लौटता है तो उसके दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, मतलब
यहाँ के जो दलाल होते हैं उनसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास थे, तो वो लड़कियाँ मंगवाता था। तो एक रात जब पंढेर अपनी कोठी में पहुँचता है तो उस दिन कोई दलाल उसको लड़की अवेलेबल करवा नहीं पाता है। तो फिर वो अपने नौकर सुरेंद्र कोहली को बोलता है और सुरेंद्र कोहली फिर एक लड़की को लेकर आता है। तो ऐसा ये मामला था। उसके बाद अगले दिन सुबह जब पंढेर वहाँ से निकलता है तो अपने नौकर को बोलता है कि जो ये लड़की है इसको किराया भाड़ा देके और रिक्शा में बैठा देने चली जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली ने बाकायदा अपने बयान में बताया था कि सुरेंद्र कोहली फिर उसके बाद सुबह जब उस लड़की के रूम में जाता है और उसको बोलता है कि मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा, तो लड़की उसको कुछ ताने मारती है। फिर गुस्से गुस्से में जो सुरेंद्र कोहली है वो उस लड़की की हत्या कर देता है। अच्छा, सबसे पहले पंढेर टूटता है और पंढेर सारी कहानी बताता है कि क्या क्या था। उसके बाद फिर पुलिस कोहली से पूछताछ करती है। 2-3 दिन तक कोहली बड़ा ही मतलब टिकाऊ आदमी पुलिस के सामने बोल नहीं रहा, जबान नहीं खोल रहा। 2-3 दिन के बाद फिर मतलब पुलिस भी थोड़ा सा अपना एक अलग तरीके से अपनी इंक्वायरी करती है। पुलिस उसको बताती है कि पंढेर ने तो तुम्हारे बारे में ये कहा है। झूठ बोलती है पुलिस ताकि ये सच निकाले। तुम्हारे बारे में पंढेर ये कह रहा है, वो तो ऐसा कह रहा है, अब तुम फंस जाओगे, वो बच जाएगा। तो फिर 2-3 दिन के बाद आखिर सुरेंद्र कोहली टूटता है और फिर वो पुलिस को कहानी बयां करता है। तो कह रहे हैं कि जब पहली बार जब सुरेंद्र कोहली ने सच बोला उस टाइम उस कमरे के अंदर 4 पुलिस वाले थे, और जब वो सच बोलता है तो चारों पुलिस वाले कमरे से बाहर आते हैं। उनमें से बाकायदा 2 पुलिस वाले उल्टी करते हैं, पानी वानी पीते हैं और फिर अपना जो सीनियर अफसर होता है उसको बताते हैं कि हम इससे इंक्वायरी नहीं कर सकते, हम इससे पूछताछ नहीं कर सकते। तो जो अफसर होता है वो उनको समझाता है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन जो अफसर था वो काफ़ी अच्छे थे, तो अफसर उनको समझाता है कि तुम जाओ दोबारा से और अच्छे से इंक्वायरी करो, अच्छे से उससे पूछताछ करो सुरेंद्र कोहली से। तो पहली बार में 4 पुलिस वाले अंदर गए थे। जब वो ऐसा कुछ बताता है कि पुलिस वाले बाहर आते हैं, उल्टी करते हैं, उसके बाद फिर 10 पुलिस वाले एक साथ अंदर जाते हैं सुरेंद्र कोहली के पास, उसके हाथ पैर को रस्सियों से बांधते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ में पहली बार सुरेंद्र कोहली ने यह बताया था कि जिन बच्चों को उसने D5 कोठी के सामने से उठाया था, असल में वो उन बच्चों को काटता था, हाथ पैर गर्दन अलग करता था। मतलब हाथ अलग कर दी, गर्दन अलग कर दी, और हमारी गर्दन से लेके और धड़ तक का जो बीच का जो हिस्सा होता है, इसको मैंने कुकर में डाल के पका के खाया था। तो असल में जब पुलिस वालों को जब ये बात वो बोलता है तब पुलिस वाले बाहर जाते हैं और उल्टी करते हैं। उसके बाद 10 पुलिस वाले आते हैं, फिर इंक्वायरी करते हैं, फिर वो सारी बात बोलता है। तो उनमें से एक पुलिस वाले का ये कहना था कि जब हम उससे पूछताछ कर रहे थे तो असल में मैं उसके दांत देख रहा था और हमें डर भी लग रहा था कि मतलब मैं ये देख रहा था कि एक आदमखोर दिखता कैसा है हमारे बीच में, एक आदमखोर। और जाहिर सी बात है जब आप लोगों को पता चले कि आपके बीच में कोई आदमखोर बैठा है तो डर तो बेसिक सी बात है कि डर तो सभी जाएंगे। फिर कोहली अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन पंढेर कोठी में आया था, उसको लड़की मिली नहीं, फिर मैंने अवेलेबल करवाई। अगले दिन पंढेर चला गया, फिर मैंने लड़की से कहा तो लड़की ने मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैंने उसको मार दिया और फिर पुलिस, उसके बाद जो ये केस है ये सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है। फिर सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करती है और क्योंकि मीडिया का भी दबाव था, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का बयान होता है, सुरेंद्र कोहली का। तो कुल 17 कहते हैं कि 17 सर मिले थे उन पॉलीथीन में, तो 17 तो डेड बॉडी सीधी सीधी हो गई, बीच का हिस्सा उसने खा लिया, बाकी का भी फिर नाले की सफाई करवाई गई, वो भी बाहर आई। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का बयान हुआ। 12 से 13 मामलों में कोहली को फांसी की सज़ा हो चुकी थी। पंढेर को सिर्फ एक फांसी हुई थी, लेकिन बाद में वो पलट दी गई और पिछले 4 साल से पंढेर जमानत पे अपने घर है। आखिरी बार वो चंडीगढ़ में देखा गया था, चंडीगढ़ में अपने मकान पर। अचानक एक केस के अंदर सुरेंद्र कोहली को मजिस्ट्रेट उसकी डेथ पेनल्टी पर साइन कर देता है। और डेथ पेनल्टी पर साइन करना मतलब इसको तुरंत जल्दी से जल्दी फांसी दो। तो एक खबर मीडिया को पहुंचती है और मीडिया को खबर पहुंचती है कि जो सुरेंद्र कोहली है इसको डासना मंसूरी जेल से और मेरठ जेल में ले जाया जा रहा है, कल सुबह इसको फांसी दी जाएगी।
ये मामला कुछ याकूब मेमन के जैसा ही था। तो जब मीडिया को पता चलता है तो मीडिया की गाड़ियाँ पीछे पीछे दौड़ती हैं और फिर कुछ लॉयर्स होते हैं, कुछ सोशलिस्ट होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जब उनको पता चलता है कि सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा दी जा रही है कल सुबह, तो वो सारे रात को मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। आपातकालीन एक अदालत बैठती है और फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे और कुछ लॉयर्स का ये बयान था होता है कि सुरेंद्र कोहली की हालांकि अभी और भी इसकी सुनवाई बची हुई है, तो इसको अभी अपना पूरा पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी गई है, इसको अपना पूरा पक्ष रखने की इसको सुविधा नहीं दी गई है, तो इसकी फांसी को अभी रोक दिया जाए। डेथ पेनल्टी पर साइन हो चुका है। फिर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता उठते हैं, कुछ लॉयर उठते हैं, फिर वो सुरेंद्र कोहली के पक्ष में बोलते हैं। किसको भी बोलने माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, किसको भी बोलने का अधिकार है, इसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर उसके बाद जैसे आपको पता है याकूब मेमन के केस में सुबह 5:30 बजे के करीब उसको फांसी हो गई थी, लेकिन सुरेंद्र कोहली के केस में ऐसा होता है कि फिर रात को फिर जज फैक्स के थ्रू जो मेरठ जेल का जो जेलर है उसको खबर पहुंचवाता है कि इसकी फांसी रोक दी जाए, अभी इसकी फांसी नहीं होगी, तो फिर वो फांसी रुक जाती है। सबसे बड़ी बात हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे देश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून है, 17 मर्डर का केस एक इंसान पे, एक आदमखोर इंसान, 17 मर्डर का उसके ऊपर केस होता है। 12-13 मामलों में ऑलरेडी उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है। आज भी वो जिंदा है, पिछले 14 साल से वो जिंदा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कानून का एक अलग रूप भी है। आखिरी बार कोहली को डासना जेल में देखा गया और उसको फांसी कब होगी, अभी इस बारे में कुछ खास खबर मेरे पास भी नहीं है। तो यूं कह सकते कि शायद अभी ऑलरेडी उसको फांसी नहीं हुई है। और ये कहानी थी एक आदमखोर नौकर और उसके मालिक की। तो आप सोच सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं, ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं जो वाकई में दिल दहला देने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसी तरह से हमारी कहानियों को प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसी कहानी सुनना पसंद करेंगे और क्या क्या सुधार हमें इन कहानियों में करने चाहिए। तो आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।